हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम ऑफ कोर्स इसके डिस्कशन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड होते ही हैं। तो आइए आज हम इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक इसमें 5 किंगडम्स की बात की थी। विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किंगडम मोनेरा जिसमें सभी प्रोकैरियोट्स इंक्लूडेड हैं, किंगडम प्रोटेस्टा जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, जिसमें हमने डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ इन सब की बात की थी। फिर किंगडम फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया जो हम सेपरेटली पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। अब आप कहोगे कि मैम अब आप क्या पढ़ाओगे, सब कुछ तो पढ़ा दिया। याद है आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लाइकन्स जो हैं, हालांकि हमने उसे किंगडम फंजाई के बाद पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली वो किसी किंगडम में क्लासिफाई नहीं होते हैं। वो डुअल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उसमें एल्गी और फंगस की परमानेंट पार्टनरशिप होती है। तो स्टूडेंट्स, जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें लाइकन्स को एक्चुअली कोई किंगडम में जगह नहीं दी गई थी। और सिर्फ लाइकन्स ही नहीं बल्कि कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें इस 5 किंगडम में जगह नहीं मिली, कहीं भी किसी भी किंगडम में। आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट दैट सम ऑर्गेनिजम्स not classified in Whittaker's 5 kingdom classification. Whittaker's 5 kingdom classification are 5 kingdom classification कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज लाइकन्स। बाकी जो हम आज पढ़ने वाले हैं वायरसेस। वायरसेस के साथ ही हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वायरॉइड्स। पहले सिर्फ ये 3 लिखे जाते थे एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी का जब अपडेशन हुआ उसमें एक और इंक्लूड किया गया एंड दैट इज प्रायॉन्स। क्या है ये प्रायॉन्स, वायरॉइड्स हम पढ़ेंगे। सो लाइकन्स, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी किंगडम में जगह नहीं मिलती है। लाइकन्स को क्यों नहीं मिलती वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एल्गी और फंगस की यानी डुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी परमानेंट रिलेशनशिप है। आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स को। सो लेट्स बिगिन विद वायरस या वायरसेस। नाउ वायरसेस की स्टडी को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वायरोलॉजी। सो ये तो एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, हम सब जानते हैं, तो ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो भी आप आंसर कर दोगे। अब क्यों वायरस को जगह नहीं मिली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? एक्चुअली स्टूडेंट्स, वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी कैरेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग के भी। क्या क्या अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर वो किसी लिविंग होस्ट के बाहर हैं एनवायरनमेंट में, दे डोंट बिहेव लाइक लिविंग। उनमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता, उनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, बिल्कुल इनर्ट पड़े रहते हैं वो एनवायरनमेंट में। ऐसा लगेगा जैसे कोई नॉन लिविंग है वो। ये सारे नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं उसमें। पर जैसे वायरस अपने होस्ट सेल के अंदर जाएगा और वैसे ही वो खूंखार आतंकी हो जाता है। आतंकवादी की कहानी, एक टेररिस्ट की कहानी बताऊंगी मैं आपको। एक वायरस को टेररिस्ट की तरह मानिए। जैसे ही लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाएगा वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा। उसके पास खुद की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं है। होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा, होस्ट के डीएनए को, होस्ट के राइबोसोम्स को, और अपनी खुद का रेप्लिकेशन करेगा। तो कहां तो ऐसा लग रहा था नॉन लिविंग बाहर पड़ा हुआ है, और कहां अचानक होस्ट के अंदर जाकर लिविंग के कैरेक्टर्स शो करने लग गया। वायरस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ये अलग बात है। होस्ट के बाहर वो किसी काम का नहीं है, इनर्ट है। सो इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मानते हैं स्टूडेंट्स। और विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिविंग होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? एक सेल का। भले ही वो सेल प्रोकैरियोटिक हो लाइक मोनेरन्स या यूकैरियोटिक हो लाइक प्रोटेस्टेंट्स, बट कम से कम एक सेल
होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का। एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेल वॉल प्लस माइनस हो भी सकती है, नहीं हो सकती, बट कम से कम एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, एंजाइम्स, मशीनरी होनी चाहिए सेल की, ये सब कुछ होना चाहिए, और ये वायरस के पास नहीं है। तो वायरस जो है उसे कहीं भी क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉन सेल्यूलर, इट इज ए सेल्यूलर। पर इन्फेक्शियस होते हैं बहुत सारी, सर्दी जुकाम किसको नहीं हुआ, से लेकर माइल्ड डिजीज से लेकर HIV, हेपेटाइटिस, वो सब वायरल डिजीजेज है। सो वायरसेस जो हैं ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग होस्ट के बाहर तो डेड की तरह है, नॉन लिविंग की तरह है, डेड भी नहीं नॉन लिविंग, और बॉडी के अंदर आते ही, होस्ट के अंदर आते ही लिविंग की तरह है। आइए देखते हैं। सो ये कैसे हैं, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करेंगे ये। कौन कौन सी अभी, चलो उसके बाद और कैसे हैं ये, सेल्यूलर या एसेल्यूलर organisms which are not outside living host cell। होस्ट के बिना ये कैसे हैं, इनर्ट हैं, बाहर इनर्ट हैं, नॉन सेल्यूलर हैं, सेल नहीं है इनमें, यानी कि ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं। सेल थ्योरी क्या कहती है कि कम से कम सेल, एक सेल का तो बना ही होना चाहिए ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन यहां पर ये कनेक्ट लाइफ और नॉन लिविंग के बीच में, बट सेल का नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, दे आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहती है दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट this is an exception to cell theory. So non-cellular inert हैं, infectious हैं, exceptions to cell theory हैं, then connecting link है between living and non-living, connecting link between living and non-living। और ऐसा क्यों है, कनेक्टिंग लिंक हम कब कहते हैं स्टूडेंट्स, जब उस ऑर्गेनिज्म में उन दोनों का कैरेक्टर हो, यानी कि इट share characters of both living and non-living, of both living and non-living, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा होस्ट सेल के अंदर ही सरवाइव करता है। तो क्या ये कह सकती हूं स्टूडेंट्स कि ये कंपल्सरली पैरासिटिक है, यानी अगर ये किसी होस्ट के अंदर नहीं रह रहा तो ये नॉन लिविंग है। यानी ये जिंदा कब कहलाएगा, जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर है तभी। कंपल्सरली, नेसेसरली, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। और कैसा पैरासाइट है, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, सेल के अंदर रहता है, होस्ट सेल के अंदर रहता है। जैसे HIV वायरस है हमारा, वो हमारे एक तरह के टी लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल्स, उनके अंदर ही एक्टिव रहते हैं, लिविंग रहते हैं। सो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, और बॉडी के अंदर रहता है, कभी भी बॉडी के बाहर नहीं। जैसे भैंस वगैरह पे आपने देखा होगा लीच चिपक जाती है, जॉन्क, वो एक्टो पैरासाइट है, बॉडी के ऊपर रहती है। पर वायरस हमेशा बॉडी के अंदर रहेगा, चाहे प्लांट वायरस हो, चाहे एनिमल वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया में रहने वाले वायरसेस हो। सो दे आर ऑलवेज एंडो पैरासाइट्स। सो लेट मी राइट हियर दैट दे आर कंपल्सरली, यानी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। और हम ये भी कह सकते हैं बॉडी में हमेशा अंदर मिलेंगे, सेल के अंदर, ऊपर बॉडी पे चिपके हुए नहीं है, अंदर घुसे हैं, यानी एंडो पैरासाइट्स। ऑब्लिगेटरी, ऑलवेज। सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। नाउ आइए हम देखते हैं वायरसेस के लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं और वायरसेस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं। तो पहले मैं लिखती हूं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। देखिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता, कोई लिविंग मैटर होता ही नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, लाइक रेस्पिरेशन, ये भी नहीं होगा, ये रेस्पायर ही नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ना एरोबिक ना एनारोबिक, कुछ भी नहीं। नाउ ये लिविंग होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वरना मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं। सो एब्सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन आउटसाइड होस्ट, आउटसाइड होस्ट, यानी कि आउटसाइड होस्ट एक ऐसे इनर्ट हैं, इनर्ट, और ऐसे वायरसेस को जब वो नॉन लिविंग स्टेट में हैं तब हम उन्हें कहते हैं वायरियॉन्स। एक बात ध्यान रखो, हम थोड़ी देर बाद वायरॉइड्स पढ़ेंगे, वो वायरसेस से थोड़े से अलग हैं। वायरियॉन्स ये वायरसेस ही हैं जो इनर्ट हैं, जो आउटसाइड द लिविंग होस्ट है, जो एनवायरनमेंट में है, नॉन लिविंग स्टेट में है, तो इनर्ट वायरसेस को ही हम कहते हैं वायरियॉन्स। वो वायरॉइड्स है जो हम पढ़ेंगे ना। और क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज अ नॉन लिविंग कैरेक्टर, राइट। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि वायरसेस के ना आप क्रिस्टल्स बनाकर और लैब में स्टोर कर सकते हो सालों तक। जैसे हम कोई नॉन लिविंग के क्रिस्टल्स बनाते हैं, कोई केमिकल के, कोई मिनरल्स के, कोई सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे कण बनाते हैं, ऐसे इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आप रख सकते हो। तो ये भी नॉन लिविंग का ही पॉसिबल होता है। सो एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, लिविंग को आप क्रिस्टल्स नहीं बना के रख सकते, बैक्टीरिया बना के सालों तक रख सकते हो, वो तो मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रेस्पायर करेगा, वरना मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लिविंग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्रिस्टल्स बना सकते हैं। सो एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइज्ड। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिस्टलाइज्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेस्पिरेशन नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये सब इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। नाउ एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पे, एब्सेंस of ability to survive, to live, ऐसा लिख देते हैं, to live independently outside host। मतलब होस्ट के बाहर ये सरवाइव तो कर रहा है पर नॉन लिविंग की तरह, ये होस्ट के बाहर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ नहीं व्यतीत कर सकता, जैसे बैक्टीरिया कर सकते हैं। They can live their life, they can respire, they can reproduce, they can have nutrition, they can grow, they can multiply, all these things will happen, but यहाँ नहीं है। So यहाँ पर हम लिख देते हैं absence of growth and division outside living host, of course, growth and division, यानी इनके पास ना तो कोई सेल्यूलर मशीनरी है, कुछ भी नहीं है, बट कुछ तो लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। आइए देखते हैं, प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसके लिविंग कैरेक्टर्स समझते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट लिविंग कैरेक्टर्स। पहले हमने नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिखे, अब हम लिविंग कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाना है हर पॉइंट को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा लिविंग कैरेक्टर है, कौन सा नॉन लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर में मैं आपको लिखवाऊंगी कि वायरस किसका बना होता है। वायरस में या तो डीएनए आरएनए में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ में प्रोटीन की कोटिंग होती है उस डीएनए या आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल बोलते हैं। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड होगा उसमें, और प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन। हालांकि उसमें कभी भी डीएनए या आरएनए दोनों नहीं होते, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, बट जेनेटिक मटेरियल तो है ना। ये अलग बात है कि वो जेनेटिक मटेरियल लिविंग होस्ट के बाहर किसी काम का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन कुछ नहीं करेगा, बट है तो सही। ऐसे ही प्रोटीन्स मिल रहे हैं, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये मेन बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स जो प्रोटोप्लाज्म का बड़ा हिस्सा होते हैं, और इसमें प्रोटीन मिल रहा है, तो ये भी तो एक लिविंग कैरेक्टर है। ये मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट के अंदर, ये भी तो एक लिविंग कैरेक्टर है। इसे मारा जा सकता है स्टूडेंट्स,
यूवी रेस से, हाई टेम्परेचर पर, जो लिविंग भी ऐसे ही मर जाते हैं, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिविंग कैरेक्टर है स्टूडेंट्स कि हर वायरस अपने होस्ट को पहचान लेता है। आप देखो कितनी कमाल की बात है, बाहर एनवायरनमेंट में इनर्ट पड़ा हुआ है नॉन लिविंग की तरह, लेकिन फिर भी उसको मालूम है टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो टोबैको को ही अफेक्ट करेगा, वहीं घुसेगा और किसी प्लांट में इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो लिविंग है ना, इतनी सोच विचार, इतनी अक्ल, देखो आप कितना जबरदस्त है। होस्ट की स्पेसिफिसिटी है और होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, उसको डिजीज कर सकता है, कितना जबरदस्त लिविंग कैरेक्टर है। आइए यही सारे पॉइंट्स लिखते हैं। सो फर्स्ट इज, क्या है इसके पास, पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ। नाउ presence of organic macromolecules, macro like proteins, macromolecules, example proteins, actually यही बना होता है वायरस का, मतलब ये प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। नाउ थर्ड इज एबिलिटी टू मल्टीप्लाई विद इन होस्ट सेल, विद इन होस्ट सेल। और स्टूडेंट्स कई सारे वायरसेस हैं जिनके पास अपने खुद के कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए वायरसेस हैं जिन्हें आरएनए से डीएनए बनाना है, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। सो लेट मी राइट हियर, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, सारे तो नहीं होते बट सम एंजाइम्स लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वी विल टॉक अबाउट दिस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तो आप पूरी बायो में 12th तक कई जगह पढ़ेंगे। सो इसमें एंजाइम्स हैं, ये मल्टीप्लाई करता है होस्ट के अंदर, इसे मारा जा सकता है, लेकिन उसके पहले होस्ट के लिए स्पेसिफिसिटी है। पर्टिकुलर वायरस अपने होस्ट को पहचान भी लेता है और उसे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सो होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड एबिलिटी टू कॉज infection and diseases in host, infections and diseases in host। और ये काम तो कोई लिविंग ही कर सकता है, नॉन लिविंग से कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है। सो होस्ट स्पेसिफिसिटी है, इन्फेक्शन एंड डिजीजेस कॉज कर सकता है। देन एबिलिटी टू गेट किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव कब करते हैं स्टूडेंट्स, जब कहीं से इन्फेक्शन हटाना है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को हटाना है, उसे स्टेराइल बनाना है किसी सरफेस को, तो हम ऑटोक्लेव करते हैं। जैसे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा सर्जरी के पहले ऑटोक्लेव किया जाता है, यानी कि पूरा जो भी उस पर बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं वो सब मर जाएं। और ये भी ऑटोक्लेव से मर रहा है, बैक्टीरिया की तरह या और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। सो ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। सो टू बाय ऑटोक्लेव एंड UV rays. Now another very interesting point students, इनमें म्यूटेशंस भी होते हैं। म्यूटेशंस, अब आप जब आप पढ़ोगे जेनेटिक्स तो आप पढ़ोगे म्यूटेशन मतलब डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल की जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनके सीक्वेंस में कुछ चेंज हो जाना। सो एबिलिटी ऑफ म्यूटेशंस या एबिलिटी टू गेट म्यूटेशंस, एबिलिटी टू गेट म्यूटेटेड, टू गेट म्यूटेटेड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। HIV का तभी तो आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, इतना फास्ट म्यूटेट करता है कि हम उसके जेनेटिक सीक्वेंस को पकड़ ही नहीं पाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव द एबिलिटी टू गेट म्यूटेटेड, या हम कह सकते हैं अकरेंस ऑफ म्यूटेशंस, आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, इनमें म्यूटेशंस होते हैं, अकरेंस ऑफ म्यूटेशंस। और जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा आतंकवादी, एक ऐसा टेररिस्ट है जो जब एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो बिल्कुल शांत था, नॉन लिविंग, कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इसके पास कोई वेपन भी है। और जैसे ही वो होस्ट के अंदर यानी प्लेन के अंदर पहुंचा, वो तो खूंखार रूप ले लिया, लिविंग की तरह बिहेव करने लग गया। और सबसे पहले उसने कॉकपिट, जहां पायलट रहता है, उसका दरवाजा खटखटाया और पायलट को बोला कि फटाफट से कॉकपिट का गेट खोलो और मुझे अंदर आने दो, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। यानी ये क्या करता है, ये होस्ट की डीएनए, पायलट डीएनए या आरएनए समझो, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल जो है उसके साथ जुड़ जाता है
और फिर होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, उसके राइबोसोम्स, उसका साइटोप्लाज्म उसको यूज करेगा, कुछ एंजाइम्स अपने लाता है बट बाकी सब उसका यूज करेगा, और अपने और साथियों को भी उस प्लेन में बुला लेगा और फाइनली उस प्लेन को उड़ा देगा। जो भी सामान लूटना है वो सब लूट लाट के। सो ये जो प्लेन है वो एक होस्ट सेल की तरह समझिए, पायलट जो है वो होस्ट का डीएनए, होस्ट की सेल्यूलर मशीनरी समझिए, और उसका यूज करके ये अपने नंबर को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। सो अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? माइकोराइजा दोस्ती की कहानी थी, लाइकन्स एक प्रेम मोहब्बत की कहानी थी, और ये बहुत खतरनाक कहानी है। चल, सो एट्थ क्या है? एबिलिटी टू यूटिलाइज होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये ऐसा लिख देती हूं मैं, बायोसिंथेटिक मतलब जो बायोसिंथेसिस यानी लिविंग का सिंथेसिस कर सके, यानी और डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब बना सके वायरस के लिए। सो बायोसिंथेटिक और सेल्यूलर मशीनरी ऑफ होस्ट टू मल्टीप्लाई रेप्लिकेट इटसेल्फ, खुद के रेप्लिकेशन के लिए, टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये भी कोई नॉन लिविंग तो ऐसा खतरनाक काम नहीं कर सकता है। सो दीज आर द लिविंग कैरेक्टर्स। आप इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आखिर कैसे ये जो वायरसेस हैं इनकी डिस्कवरी हुई, क्या इस वायरस शब्द का मतलब है, और क्या ये बैक्टीरिया से साइज में बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे हैं। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, या हम ये कहें कि किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई है, उन सब की हिस्ट्री हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, मतलब वायरस की स्टडी की हिस्ट्री देखते हैं। एक्चुअली ये जो टर्म है वायरस, इसका क्या मतलब होता है? टर्म वायरस स्टूडेंट्स, लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है जहर या जहरीला, सो विनम या पॉइजन। और क्योंकि ये डिजीजेस करता है, जहरीला है, खतरनाक है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इसीलिए ये टर्म वायरस इन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया गया था। और ये सबसे पहले दिया था पास्चर ने, लुइस पास्चर, बिल्कुल पास्चर ने 1880 में। बट ये इनके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाए थे, बस इन्होंने कहा था कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी ये डिजीज कॉज कर रहे हैं उनको नाम हम वायरस देंगे, बस, और इतनी कहानी ये खत्म हो गई थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स 1892 की बात है, यानी 19th सेंचुरी एंड हो रही थी उस टाइम की बात है। एक साइंटिस्ट आए, इवानोविस्की। उन्होंने क्या किया, जो टोबैको का प्लांट होता है, तंबाकू का, उसकी पत्तियों को वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसकी लीव्स पे ऐसे धब्बे धब्बे हो जाते हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। और हम जानते हैं कि टोबैको का जो प्लांट है उसकी लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से निकोटिन बनता है जो फिर बहुत सारे ड्रग्स में, मेडिसिन में यूज होता है, स्मोकिंग में, सिगरेट्स में, सब में वही यूज होता है। यानी पत्तियों का बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। और वो पत्तियां खराब हो रही थी, जिसे हम मोजाइक डिजीज कहते हैं। मोजाइक मतलब धब्बे धब्बे, पैटर्न जैसा बन जाता है। सो टोबैको मोजाइक डिजीज को वो स्टडी कर रहे थे। तो वो ये पता करना चाहते थे किसके कारण होता है, क्योंकि उसके पहले तक बैक्टीरिया वगैरह तो डिस्कवर हो गए थे, लेकिन वायरसेस का कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन पत्तियों का रस लिया, एक्सट्रैक्ट, सत लिया, और उसे एक फिल्टर आता है जिसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कहते हैं। अगर मैं कहूँ वाटर प्रूफ है कोई चीज, मतलब वाटर उसमें से घुस सकता है कि नहीं, नहीं घुस सकता। तो अगर मैं कहूँ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, मतलब बैक्टीरिया उसमें से घुस सकता है क्या, छेदों में से? नहीं घुस सकता। क्यों नहीं घुस सकता होगा? क्योंकि बैक्टीरिया का साइज छेद के साइज से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताइए। नेचुरली बैक्टीरिया बड़ा है, पोर का साइज छोटा है, तो बैक्टीरिया उसमें से फिल्टर नहीं हो सकता, तो हम उसे कहेंगे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो प्लांट्स थे टोबैको के, जो इस डिजीज से इन्फेक्टेड थे, उनका जो एक्सट्रैक्ट था उसको इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया। और उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं
जो उस फिल्टर को पास कर जाते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर ये सपोज एक छेद है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का और बैक्टीरिया इसमें से नहीं घुस पा रहा है, पर वो ऑर्गेनिज्म इसमें से घुस गया, तो वो बैक्टीरिया से छोटा है कि बड़ा है? नेचुरली वो बैक्टीरिया से छोटा है। और इस तरह से उन्होंने ये बताया था कि बैक्टीरिया से स्मॉलर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस टोबैको मोजाइक डिजीज के लिए। बस इतना बताया था, इससे ज्यादा उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। आइए हम लिखते हैं। सो इन 1892, ये ईयर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो 8 + 2 10 और 1 + 9 10, 10 10 आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया 19th सेंचुरी के एंड में ये हुआ था, तो आप 1892 याद रख सकते हैं। इवानोस्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इवानोस्की, इवानोस्की स्पेलिंग याद करने का तरीका बता रही हूँ। सो इवानोस्की, व्हाट डिड ही डू? ही रिकॉग्नाइज्ड, इन्होंने ढूंढा था इसे, he recognized a microbe as causative agent of mosaic in tobacco, टोबैको की मोजाइक डिजीज के लिए एक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने जिम्मेदार माना था, which is smaller than bacteria। बस ये देखा था उन्होंने, तो ये कहा था कि भाई ये बैक्टीरिया से छोटा होता है। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक ही सेल का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है, यानी ये बैक्टीरिया से भी सिंपल है। अब हम जानते हैं इसमें तो सेल नाम की चीज ही नहीं है। सो विच इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया एज इट पासिस, ये सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एज इट पासिस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। आया समझ? जिसमें से बैक्टीरिया भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया उसके छेदों से बड़े हैं, उससे भी ये पास हो जाता है। यानी उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। आज हम जानते हैं कि वो टोबैको वायरस था जो टोबैको में मोजाइक डिजीज कॉज करता है उसकी पत्तियों में। इसके 6 साल बाद जब 19th सेंचुरी खत्म होने में सिर्फ 2 साल बचे थे, यानी कि किस साल की बात कर रही हूं मैं? 1989। ये ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है। एक और साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स, बीजरनिक, बीजिंग चाइना से याद रख सकते हो, सो बीजेरिनिक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टोबैको प्लांट लिया जो इन्फेक्टेड था, जिसमें ऑलरेडी डिजीज थी, और वही उसका एक्सट्रैक्ट लिया और एक्सट्रैक्ट लेके एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डाल दिया, चेक करने के लिए कि देखते हैं उसको डिजीज होती है कि नहीं, और उसको डिजीज हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो रस है, ये जो फ्लूइड है, ये जो सत्व निकाला है, एक्सट्रैक्ट लिया है, ये इन्फेक्शियस है और ये लिविंग है, क्योंकि एक से निकाल के दूसरे में डाला और उसमें भी डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये लिविंग फ्लूइड है और इन्फेक्शियस फ्लूइड है। और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सेंटेंस दिया। इन्फेक्शियस मतलब कंटेजियस यानी कंटेजियम, लिविंग मतलब वाइवम, वाइवो, इन विवो का मतलब ये विद इन द लिविंग सिस्टम। अपन बोलते हैं ना इन विट्रो यानी आउटसाइड बॉडी, इन विवो इनसाइड बॉडी। सो वाइवम, वाइवो, ये सब वर्ड्स लिविंग के लिए बोलते हैं, और फ्लूइड के लिए फ्लूइडम। सो कंटेजियम, वाइवम, फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किन्होंने दिया और क्यों दिया? सो बीजरनिक ने क्या किया? ही टुक extract from infected tobacco plant, ठीक है, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिया, देन इसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू हेल्दी प्लांट, हेल्दी टोबैको प्लांट। और क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? हेल्दी प्लांट गॉट डिजीज, उसे भी टोबैको मोजाइक डिजीज हो गई, गॉट डिजीज्ड। ठीक है, तो इन्होंने तो सिर्फ ये देखा कि ये
जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इन्होंने नाम दिया और इन्होंने देखा कि वो दूसरे में भी इंफेक्शन कॉज कर सकता है, सो ही कॉल्ड इट, क्या कहा उन्होंने उसको, अब मैं लिख रही हूं वो सेंटेंस, कंटेजियम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ऐसा लग रहा है ना संस्कृत बोल रहे हैं, चलो फ्लूइडम या कोई साउथ इंडियन थोड़ा सा लैंग्वेज, चलो विथ नो ऑफेंस, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम मतलब कंटेजियस, कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस, अपन बोलते हैं ना जैसे कुष्ठ रोग, लेप्रेसी इन्फेक्शियस डिजीज है, या कॉमन कोल्ड है, छींकने से एक को है घर में दूसरे को हो जाएगी, चिकन पॉक्स, माता एक को आई है दूसरे को हो जाएगी, तो कंटेजियस डिजीजेस हैं ये सब जो स्प्रेड हो सकती हैं। सो कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। इन्होंने ये सेंटेंस बोला ये भी पूछा जाता है, इन्होंने क्या सेंटेंस बोला वो पूछा जाता है, या इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो पूछा जाता है। सो बीजरनिक का ये कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो 3 साइंटिस्ट देखे हमने, पास्चर, इवानोव्स्की एंड बीजरनिक। आइए अब हम 4th साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसके बाद में कई साल बाद में, यानी 1935, और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ, 1935 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टैनले, और स्टैनले ने पहली बार यही जो टोबैको में मोज़ाइक डिजीज करता है इस ऑर्गेनिज्म को के क्रिस्टल्स बना दिए, और क्रिस्टल्स बनाकर इसको स्टोर कर दिया लैब में, और उन्होंने बताया कि ये क्रिस्टल्स जो हैं ये मेनली प्रोटीन के बने हुए हैं। इस तरह से पता चला था कि वायरसेस मेनली प्रोटीन के बने हैं, एंड ऑफ कोर्स लिविंग है ये, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो हम अभी बात करेंगे। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट स्टैनले इन 1935, यहाँ पे देखिए 9 1 + 3 4 + 5, लेकिन अब ऐसा नहीं हो आप इसको 1953 याद कर लो, ठीक है, तो थोड़ा सा नकल के लिए अकल चाहिए। सो स्टैनले ने 1935 में स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड, और हम जानते हैं क्रिस्टल्स नॉन लिविंग के बनते हैं, क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ाइक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस, एंड क्रिस्टल्स कंपोज्ड ऑफ मेनली प्रोटीन्स। ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि क्रिस्टल्स में क्या था, मेनली प्रोटीन्स थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार वायरस के क्रिस्टल्स किसने बनाए, स्टैनली ने। सो ही क्रिस्टलाइज्ड देम एंड मेनली प्रोटीन्स के वो बने होते हैं। सो ये कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्लीज नोट दिस डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, जिन वायरसेस की इतनी सारी बात कर रहे हैं, अब देखते हैं कि उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि उनमें प्रोटीन्स रहते हैं और उसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड रहता है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस ऐसा लिख देती हूँ, यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड है और प्लस प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए है या तो आरएनए है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि हमारे में क्या होता है, हमारे में प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हम हो, दोनों में ही डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं एट अ टाइम। हो सकता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो या आरएनए हो, लेकिन दोनों रहते हैं प्रेजेंट। याद है आपको, हमारे सेल के अंदर भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं आपको सेल में पढ़ाऊंगी, जो मेन हमारा डीएनए है जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन के अराउंड रैप्ड अप है, और साथ में आरएनए भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ ऐसा नहीं होगा। सो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स। जब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, अभी तो आपने बोला 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, अब आप कह रहे हो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। अभी पढ़ते हैं क्या झोल है ये। पहली बात करती हूं मैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन का एक कोट रहता है
जिसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, तो इसका काम क्या होगा स्टूडेंट्स? उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटीन जो है इसे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, अब मैं उसका नाम लिखती हूँ, ये आपको बताने के लिए था। प्रोटीन का जो कोट है उसे कहते हैं स्टूडेंट्स कैप्सिड। तो ये इसीलिए लिखा ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हमने इसको रब किया था कैप्सिड। कैप्सिड का क्या मतलब है? कैप्सिड जो है सभी वायरसेस में प्रेजेंट होगा, आउटर कोट है और ये प्रोटीन का बना हुआ है। एक एक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं और इसका काम है अंदर जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज आउटर प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल and made of units called, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कैप्सोमियर्स। तो कई सारे कैप्सोमियर्स से बनता है कैप्सिड, जैसे कई सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन, कई सारे मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड, उसी तरह से। नाउ प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस, ऑल वायरसेस, ठीक है। अब दूसरा जो मटेरियल है इसमें वो है इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यही मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, यही होस्ट के अंदर पहुंचाया जाता है, लेकिन होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इनर्ट कंडीशन में ये कभी भी नहीं करेगा। सो इट रिप्रेजेंट्स, ऐसा लिख देती हूं, इट रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यहां ध्यान देना, वायरसेस कंटेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक वायरस है उसमें डीएनए आरएनए दोनों मिल जाएंगे, कभी नहीं होगा, नेवर बोथ, नेवर। तो अगर जेनेटिक मटेरियल सपोज करिए डीएनए है, तो हम ऐसे वायरस को क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और चारों तरफ प्रोटीन का कोट है, हम उसे कहेंगे डी ऑक्सी राइबो वायरस या डी ऑक्सी वायरस। क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये डी ऑक्सी वायरसेस हो गए। और अगर आरएनए हैं तो हम उन्हें राइबो वायरसेस कहते हैं, राइबो। तो कुछ अलग सा नहीं, अगर कोई पूछे राइबो वायरसेस क्या होते हैं, वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। डी ऑक्सी राइबो वायरस या डी ऑक्सी वायरस, ये क्या होते हैं? जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब डीएनए और आरएनए दोनों तरह का हो सकता है किसी में डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा लिखती हूं मैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, या कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। ऐसे ही आरएनए जो है वो भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। अब ध्यान देना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस हैं, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस का हमने बार बार नाम पढ़ा, मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, वो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो मैं यहां लिखती हूं मोस्ट प्लांट वायरसेस, मोस्ट प्लांट वायरसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस। बट स्टूडेंट एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी डिजीज है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में जो होती है, फूल गोभी का कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक एग्जाम्पल मुझे लिखना है। सो दिस विल बी कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, CMV। नाउ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, जैसे बैक्टीरियोफेज, उनमें डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो बैक्टीरियोफाज, हम अभी लिखेंगे बैक्टीरियोफाज मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन एक फाज, दो फाज ऐसे हैं बैक्टीरियोफाज जो करते बैक्टीरिया को इन्फेक्ट है, लेकिन उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये एक्सेप्शन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक है स्टूडेंट्स 5X174 और एक है M13।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो हमें एनसीईआरटी का याद रखना है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ज्यादातर प्लांट्स वायरसेस ये ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, लाइक टोबैको मोजाइक वायरस, बट एक कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादातर बैक्टीरियोफेज जो है हमें याद करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, अभी मैं एक बना के दिखाऊंगी। बट 5X174 और M13 फाज जो है ये दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में किसी भी तरह का डीएनए आरएनए वायरस हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। जैसे पॉक्स वायरस हम पढ़ेंगे, हर्पीज वायरस, चिकन पॉक्स जिससे होता है, हर्पीज जिससे होता है, ये सब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जबकि एड्स एचआईवी वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। लेट मी राइट हियर एचआईवी। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे टिपिकली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, रियो वायरस, राइट। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं मोस्टली, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। बैक्टीरियोफाज में मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और एनिमल्स में डबल सिंगल स्ट्रैंडेड किसी भी तरह का आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर कि होस्ट कौन है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो वायरस, या एनिमल को करता है, या बैक्टीरिया को करता है, इनकी 3 क्लासेस में डिवाइड करा था साइंटिस्ट ने। बट उसको पढ़ने के पहले आइए देखते हैं कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है, ये क्या छोड़ा हुआ है मैंने। स्टूडेंट्स ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं ये तो मस्ट है, मैं यहां भी लिख देती हूं, इन ऑल वायरसेस। कोई भी वायरस हो उसमें एक प्रोटीन कोट और अंदर डीएनए या आरएनए में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 2 पार्ट्स तो जरूरी हैं, इसीलिए ने न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस बोला है। लेकिन कुछ वायरसेस में प्रोटीन कोट के भी चारों तरफ एक एनवेलप होता है, तब हम उस वायरस को एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। सो एनवेलप मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये आउटर थिन कवरिंग है, मतलब कैप्सिड के भी बाहर, आउटर टू कैप्सिड। और ये किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? दिस इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये खुद के वायरस के होते हैं, जो वायरस का प्रोटीन है उसी का ही कुछ पार्ट होता है। लेट मी राइट फ्रॉम वायरस। और साथ में स्टूडेंट्स कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, लिपिड्स, ये दोनों जो हैं वो होस्ट से लेता है, फ्रॉम होस्ट, और इससे अपना एनवेलप बनाता है चारों तरफ। सो मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट। मे बी प्रेजेंट इन वायरसेस। अगर प्रेजेंट है तो उन्हें एनवेलप्ड वायरसेस कहेंगे, वरना हम नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं अगर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही होगा। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट एचआईवी। एचआईवी का डिटेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है, मैं आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगी जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे। और वहां जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसके स्ट्रक्चर में मैं कैसे बनाऊंगी, चलो अभी थोड़ी देर में बना के ही दिखा दूंगी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, प्रोटीन का कोट होता है और एनवेलप भी होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ डिटेल्स नहीं लिख रही हूँ, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में लिखेंगे कि कौन कौन सी एनिमल डिजीजेज या ह्यूमन डिजीजेज हैं जो वेरियस वायरसेस से होती हैं, उनकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। और किस वायरस में डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, किस में आरएनए, किस में डबल स्ट्रैंडेड, किस में सिंगल स्ट्रैंडेड, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो प्लीज नोट दिस। चलिए आइए तो देखते हैं कि होस्ट क्या है, प्लांट है, एनिमल है या बैक्टीरिया है। उस बेसिस पर वायरसेस को हम 3 ग्रुप्स में या 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ वायरसेस। वैसे तो स्टूडेंट्स एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, तो उस केस में हम उसे डीऑक्सी वायरसेस या राइबो वायरसेस कहेंगे। बट यहाँ हम क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? होस्ट क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, चलो बनाते हैं। सो 3 ग्रुप्स हो गए। पहले प्लांट वायरसेस जो सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ये सारे फुट एंड माउथ डिजीज, बहुत सारे डिजीजेस हैं। देन एनिमल वायरसेस हो गए जो एनिमल्स को करते हैं, हमारे में हम जानते हैं हेपेटाइटिस, ABCDE टाइप का,
इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बीजल्स, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, मम्स, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। या बैक्टीरियल वायरसेस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। ना इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करते हैं दे आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। यानी इसका होस्ट कौन होगा? लिविंग होस्ट एक बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, उसकी सेल की मशीनरी को यूज करेगा और वहां ये मल्टीप्लाई करके अपने और नंबर को बढ़ाएगा। सो बैक्टीरियाफाज क्या है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये रटा होना चाहिए। मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये अपने को याद करना है। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। हालांकि एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए, 5X174 और M13 फाज। नाउ एनिमल वायरसेस को एक और नाम देते हैं। प्लांट के लिए फाइटो वर्ड यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए जू वर्ड यूज करते हैं, और फाज लगाना है तो फाइटोफैजिनी ग्रुप हो गया, राइट। और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम क्या क्या वर्ड लगा देंगे? जू फैजिनी। ये ग्रुप्स के नाम हो गए। सो फाज हमने वर्ड वायरस के लिए लगाया, एनिमल वायरस जूफाजिनी ग्रुप हो गया और प्लांट वायरसेस फाइटोफाजिनी हो गया। नाउ प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्टली होता है एज द जेनेटिक मटेरियल। ये हमें रटा होना चाहिए। और यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कॉमन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कॉमन है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को नहीं लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं ये। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से शेप एंड साइजेस, सिमेट्री, शेप, उन्हें समझ सकें वायरसेस के। तो मैं पहला वायरस जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो बना रही हूं, एंड दिस इज जो प्लांट्स में मोस्ट कॉमनली स्टडी करा गया है, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था पूरी डिस्कवरी में, एंड दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस TMV। ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है, इसमें एनवेलप नहीं है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक हेलिकली मतलब जैसे ये सपोज इसका आरएनए है, राइट, ये आरएनए है, और हम जानते हैं, ऐसे बना देती हूं मैं, कि प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अभी हमने लिखा मोस्ट कॉमनली होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ ये प्रोटीन की यूनिट्स अरेंज्ड हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन की यूनिट्स को स्टूडेंट्स? कैप्सोमियर्स, लाइक दिस। सो ये एक एक यूनिट कैप्सोमियर है और इस पूरे को क्या कहेंगे हम? कैप्सिड, राइट। एनवेलप नहीं है इसमें, सिर्फ प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लाइक दिस। तो ये बन गया कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड। ये हो गए कैप्सोमियर्स और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब मुझे बताइए कि इसका शेप कैसा है? आप क्या कहोगे? लंबा सा, रॉड शेप्ड। सो शेप इज रॉड शेप्ड, ठीक है। चलो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नाउ ये बताइए कि इसमें कैप्सिड की सिमेट्री क्या है? कैप्सिड किस तरह से अरेंज्ड है? ये अगर जेनेटिक मटेरियल है तो हेलिकली अरेंज्ड है। सो कैप्सिड सिमेट्री इज हेलिकल, ठीक है। चलो अब एक और टाइप का वायरस देखते हैं।
उसका भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ऐसा वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी प्लांट वायरस है। अब मैं एक बैक्टीरियल वायरस बना रही हूं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आई एम मेकिंग बैक्टीरियोफाज। सो सेकेंड हम बनाते हैं बैक्टीरियोफाज। नाउ इसमें कैसा होगा समझना, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है बट वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बैक्टीरिया में मेनली वही होते हैं बैक्टीरियल वायरसेस में, बट इसमें इतना सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं। ऐसा इसका एक हेड है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो हेड है स्टूडेंट्स, इस तरह से लाइक दिस, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर। सो सपोज ये जेनेटिक मटेरियल है इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये जो बाहर का कोटिंग है ये कैप्सिड है। इस पूरे को हम इसका हेड कहते हैं, सर हेड। तो हेड के अंदर क्या क्या है स्टूडेंट्स? हेड मतलब कैप्सिड यानी प्रोटीन का कोट मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। कैप्सिड एनक्लोजिंग, किसे एनक्लोज कर रहा है ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सो यहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि प्लांट वायरस में था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये रटा होना चाहिए अच्छे से। सो कैप्सिड प्लस ये। अब आप कहोगे ये तो मैम खत्म हो गई बात, अब क्या, अब और चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है स्टूडेंट्स, ये जब बैक्टीरिया के ऊपर इसको अटैच होना है तो उसके बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल के अंदर भेजता है। तो उस अटैचमेंट के लिए नेचर ने इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। इसमें इस तरह से ना एक नेक या कॉलर होता है और यहां से फिर एक टेल निकलती है, ठीक है। सो ये सपोज पूरी टेल है और इस टेल के एंड में एक एंड प्लेट होती है, ऐसे ये एक एंड प्लेट है और इस एंड प्लेट से स्टूडेंट्स फाइबर्स निकलते हैं 6, 3, 3। लेकिन ये पैर नहीं है, इसके लोकोमोशन के काम नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। यही बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसी के थ्रू ये अटैच होता है और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। सो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये है नेक, और ये जो पूरा पोर्शन है बचा हुआ ये सारा, दिस इज द टेल। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? कॉलर प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉलर, और टेल को चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग घेरे रहती है। ए टेल इज एनक्लोज्ड in a sheath, so this is sheath, so sheath is found in the tail part। और ये है fibers, these are the tail fibers, क्योंकि ये tail के पार्ट है। टोटल होते हैं ये 6, और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है helps in attachment on host bacteria। लोकोमोशन के काम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। और टेल में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एंड प्लेट। तो यहां पर अगर मैं आपसे शेप पूछूं तो आप क्या कहोगे बताइए? ये भी वही है, लंबा सा। सो दिस इज ऑल्सो रॉड शेप्ड। मैं आपसे पूछूं इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? वहां सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, यहां डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैप्सिड की सिमेट्री क्या है? कैप्सिड की सिमेट्री बताइए, क्या ये हेलिकल है? नहीं, ये पॉलीहेड्रल है, पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल। सो दिस इज पॉलीहेड्रल, राइट। ये दोनों के बाद जो मैं थर्ड बना रही हूं वो इस चैप्टर में नहीं है, हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12th में। जी हाँ, मैं एक एनिमल वायरस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक प्लांट और एक बैक्टीरियल वायरस का डायग्राम बना चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। HIV वायरस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहते हैं 2, और ये उनका एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसको डबल स्ट्रैंडेड RNA नहीं बोलेंगे, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA,
और इनके चारों तरफ प्रोटीन का कोट रहता है, वो भी 2 कोट्स रहते हैं प्रोटीन के, हम पढ़ेंगे। दिस इज P24 एंड P17, और ये हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 फिलामेंट्स, और दोनों फिलामेंट्स के साथ अटैच्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दोनों के साथ। तो 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेंगे हमें एक एचआईवी के अंदर। ये दोनों मिलकर प्रोटीन कोड बना रहे हैं। दिस इज द कैप्सिड, लेकिन ये एनवेलप्ड है स्टूडेंट्स। सो इसके चारों तरफ इस तरह से एनवेलप मिलता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का बना हुआ है इस तरह से। मैं रफ डायग्राम बना रही हूं क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। सो दिस इज द एनवेलप, इट इज एन एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल वायरस। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे इसका शेप क्या है, तो अब ये लॉन्ग रॉड लाइक नहीं है, ये गोल है। तो वायरस जो है वो रॉड शेप भी हो सकते हैं और वायरसेस जो हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग हो सकता है, सिमेट्री भी अलग अलग हो सकती है। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट वायरसेस जिनके स्ट्रक्चर्स हमें आने चाहिए। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम वायरस की लाइफ साइकिल को यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। बट हाँ, अभी आप इतना समझ लीजिए कि वायरस जो होता है वो अपने होस्ट के अंदर जाएगा, सेल के अंदर, उसके डीएनए के साथ या जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ एसोसिएट होगा, इंटीग्रेट करेगा, और फिर होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को और अपने प्रोटीन्स को बनाने के लिए। और फिर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल असेंबल हो जाएगा और नए नए वायरसेस इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर ये वायरसेस उस सेल से बाहर निकलेंगे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरे सेल्स को ऐसे ही इन्फेक्ट करेंगे, फिर उनके अंदर अपना नंबर बढ़ाएंगे, फिर और सेल्स को, और ऐसे करके पूरी बॉडी को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है कि ये 2 तरह से, अगर सपोज करिए इन्होंने, इफ वायरस किल्स होस्ट सेल, अगर ये होस्ट सेल को किल करता है तो इस तरह की लाइफ साइकिल को, वायरस की साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो ये लाइटिक साइकिल है क्योंकि ये लाइसिस कर रहा है, सेल को किल कर रहा है, सेल का ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है। लेकिन कई बार ये सेल को तोड़ता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं करता, वो हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इवन बैक्टीरिया में भी मैंने आपको पढ़ाया था। सो इफ होस्ट सेल इज नॉट हार्म्ड और किल्ड, then it is known as lysogenic cycle। लाइसोजेनिक साइकिल, ये अलग बात है कि लाइसोजेनिक साइकिल बाद में लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है। सो लाइसोजेनिक साइकिल जब तक होगी तब तक वो अपना मल्टीप्लिकेशन तो कर रहा है लेकिन होस्ट सेल को नहीं नुकसान पहुंचा रहा, बट मल्टीप्लाई कर रहा है, और इसमें वो मल्टीप्लाई करने के बाद में होस्ट सेल को भी मार देता है, खत्म कर देता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ यहाँ लिख देती हूँ मैं, इफ वायरस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है, रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और यहां लिख देते हैं इफ नॉट किल्ड आफ्टर वायरल मल्टीप्लिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरी इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ाऊंगी। जब मैं HIV पढ़ाऊंगी तो उस पार्ट को मैं अभी यहाँ पर कवर अप नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस, और वायरसेस की इंपॉर्टेंट जो एनिमल डिजीजेज हैं, ह्यूमन डिजीजेज हैं, वो भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लिखने हैं जब प्लांट्स में वायरस डिजीज होती है। सो सम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स
इन प्लांट वायरल डिजीजेस। एक तो हमने देखा टोबैको मोजाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, यानी मोजाइक पैटर्न, धब्बे धब्बे बनेंगे। सो पहला तो हो गया मोजाइक पैटर्न बनेगा, मोजाइक फॉर्मेशन। दूसरा, पत्तियां जो होती हैं स्टूडेंट्स वो रोल कर जाती है, कर्ल कर जाती है, पत्तियों का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा। सो लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, कर्लिंग एंड रोलिंग। देन जो लीव्स हैं जो वो पीली पड़ जाती हैं, येलोनेस हो जाती है उसमें, और साथ में यहां पे मैं लिख देती हूं येलोइंग ऑफ वेन्स। ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, पेड़ की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो ग्रोथ स्टंटेड, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, ग्रोथ स्टंटिंग को हम डॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, डॉर्फिंग, यानी डॉर्फ मतलब बौनापन, छोटी ग्रोथ रह जाना। एंड येलोइंग ऑफ लीव्स एंड क्लियरिंग ऑफ वेन्स, ये भी सब सिम्टम्स हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पर हमने वायरसेस के बेसिक्स को समझा कि वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटीन पार्ट, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए, नेवर बोथ, और किस तरह से वो एक इनर्ट सब्सटेंस की तरह रहता है, नॉन लिविंग की तरह रहता है आउटसाइड द होस्ट सेल, लेकिन जैसे ही वो किसी भी होस्ट के अंदर जाता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, या तो होस्ट सेल को तुरंत किल करके या उसे ना मारकर, मतलब लाइसोजेनिक या लाइटिक साइकिल्स। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने, डीनर नाम है उनका, टी.ओ. डीनर, 1971 की बात है। अब ये वायरसेस तो काफ़ी पुराने हो गए, इनकी तो इवानोविस्की ने 1892 में ही बता दिया था कि बैक्टीरिया से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये। 1935 में तो इन्हें क्रिस्टलाइज कर लिया गया था। मैं कहानी बता रही हूँ आपको 1971 की, डिस्कवर्ड इन 1971। और किन्होंने किया है, क्या है अभी बताती हूँ आपको, बाय, थोड़ा सा सस्पेंस है, टी.ओ. डीनर। एक्चुअली जो डीनर हैं ये एक आलू, पोटैटो के प्लांट पे वर्क कर रहे थे, और उसमें एक डिजीज थी जिसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं, और ये कोशिश कर रहे थे पता करने की कि ये किससे होती है। तब तक साइंटिस्ट को लग रहा था शायद ये वायरस है, बट उन्होंने ये देखा कि ये वायरस नहीं है, ये तो वायरस से भी छोटा पार्टिकल है, और इसमें प्रोटीन भी नहीं है, ये सिंपल, अब प्लांट है तो प्लांट में तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वायरसेस में, इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का कोटिंग भी नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, यानी ये फ्री आरएनए है, ये नेकेड आरएनए है विदाउट एनी प्रोटीन कवरिंग। तो हम इसे वायरस तो नहीं कह सकते, लेकिन वायरस के जैसा है, तो इसे नाम दिया वायरॉइड्स। ये भी इंफेक्शियस है, डिजीज कॉज कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि वायरस है बिना प्रोटीन कोटिंग का। सो दे वर डिस्कवर्ड बाय डीनर इन 1971। सो इन विच डिजीज, इन, या ऐसा लिख देते हैं एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ, ये पूछा जाता है कौन सी डिजीज कॉज करते हैं ये स्टूडेंट्स, आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आलू एक ट्यूबर है हम जानते हैं, सो ट्यूबर डिजीज, कई बार इसको हम PSTD भी लिख देते हैं, STD, PSTD इसमें। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल हैं, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स, या हम ये कहें वायरसेस विदाउट प्रोटीन कोड, बट एक्चुअली वायरस नहीं है, ये बात ध्यान रखना, विदाउट प्रोटीन कोड और कैप्सिड, यानी ये क्या है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स, या हम ये भी कह सकते हैं फ्री या नेकेड आरएनए। वायरॉइड्स किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स, फ्री या नेकेड आरएनए का।
there is no protein coat or capsid, but they are infectious, they are causing diseases. और पोटैटो ट्यूबर वाला जो था वो particularly single stranded RNA था, ज्यादातर प्लांट्स में यही मिलता है. सो बेसिकली वायरॉइड्स जो हैं इन पे क्या क्वेश्चंस आते हैं कि डीनर ने 1971 में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया था और उन्होंने बताया था कि एक फ्री या नेकेड, एनसीईआरटी में फ्री वर्ड दिया है कि एक फ्री नेकेड आरएनए है जो इन्फेक्शियस है, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है ऑफ कोर्स इनसाइड द होस्ट सेल, तभी ये डिजीज कर रहा है, सब में फैलेगा ये सारे सेल्स में. और ये अब मुझे आप बताओ कि ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या जो इसका साइज है वो वायरस से बड़ा होगा या छोटा होगा? भाई प्रोटीन कोड तो है ही नहीं, तो नेचुरली वायरस में तो प्रोटीन कोड भी है ना, तो ये कैसा होगा? वायरस से छोटा होगा. सो साइज इज स्मॉलर देन वायरस, साइज इज स्मॉलर देन वायरस. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. वायरस बैक्टीरिया से छोटा है और ये वायरस से भी छोटा है, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट है. नेचुरली जब साइज कम होगा तो वेट भी कम होगा. प्लीज नोट दिस. एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर इस पर्टिकुलर डिजीज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, बट जरूरी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स हैं ये विदाउट प्रोटीन कोड. इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, आप कंफ्यूज हो गए तो मैं हटा देती हूं. ये वायरस नहीं है. हाँ, वायरस में से आप माइनस कैप्सिड कर दो तो वायरॉइड बन गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई एक वायरस है उसका आप प्रोटीन हटा दो तो वायरॉइड की तरह बिहेव करेगा. नहीं, वायरॉइड अलग है. वायरस तो तभी काम करेंगे जब उनका प्रोटीन कोड भी हो. सो इट इज अ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विच आर, ऐसा लिख देती हूं, विच आर विदाउट प्रोटीन कोड, राइट. और ये नेकेड या फ्री आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, स्मॉलर देन वायरस है. इस वाली डिजीज में डेफिनेटली वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल था. यहां पर स्टूडेंट दो डिजीज हमें आनी चाहिए. एक कॉज होती है बाय वायरॉइड्स और एक और डिजीज का मैं एग्जांपल लिख रही हूं, दैट इज क्राइसैंथेमम स्टंट. सो कॉज्ड बाय वायरॉइड. सो दिस इज ऑल्सो अ वायरॉइड डिजीज. इससे ज्यादा डिटेल्स हमें आने की जरूरत नहीं है. एक डिजीज का मैं और नाम लिख रही हूं विच इज सिट्रस एक्सॉर्टिस, राइट. आई एम सॉरी, सिट्रस प्लांट्स को अफेक्ट करती है एक्सॉर्टिस. तो ये आप भूल भी जाए तो चलेगा, बट क्राइसैंथेमम और पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें तो इनकी डिस्कवरी हुई थी, ये बहुत बहुत. अब जैसे वायरॉइड्स क्या है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शियस, विदाउट प्रोटीन कोड. ऐसे ही कुछ ऐसे पार्टिकल साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटीन होता है, जिसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, फिर भी वो इन्फेक्शियस है. वो लिविंग होस्ट के अंदर जाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहां मल्टीप्लाई करेगा. यानी एक तरह से आप ऐसा मानो कि वायरस है बिना जेनेटिक मटेरियल का, सिर्फ प्रोटीन है और फिर भी वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. बहुत खतरनाक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्व डिसऑर्डर्स तक वो करते हैं. एनिमल्स में ही नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स में भी. यहाँ वायरॉइड्स कहा है, वहाँ उन्हें कहते हैं प्रायॉन्स, और उनकी डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स एल्पर ने. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट प्रायॉन्स. एक्चुअली प्रायॉन्स पहले एनसीईआरटी में नहीं थे मेंशन, हम हमेशा से पढ़ाते थे. अब प्रायॉन्स को एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ ऐड किया गया है स्टूडेंट्स कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करने वाला सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए हैं, विच आर प्रायॉन्स, जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. 2 डिजीज के नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है जो मैं यहाँ पर लिखूंगी, और एल्पर ने इन्हें डिस्कवर किया था. सो दे वर डिस्कवर्ड बाय एल्पर एटाल, यानी उनकी टीम ने. वायरॉइड्स तो शुरू से ही एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं. सो ये क्या होते हैं? दे आर इन्फेक्शियस. बताइए क्या लिखूं? वायरॉइड्स क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स. ये क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स. इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, लेकिन मटेरियल नहीं है. नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल. रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी खतरनाक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑल्सो. अब वैसे तो इनका साइज जो है वो वायरस से छोटा होगा या बड़ा,
तो आप कहोगे मैम मॉलिक्यूलर वेट छोटा ही होगा क्योंकि वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दैट साइज इज सिमिलर टू वायरसेस। वो क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना उसका तो बहुत छोटा सा साइज है, छोटा सा वेट होता है, और प्लस जैसे हम साइज की बात करें, सपोज ये है HIV वायरस है, तो साइज तो इतना ही माना जाएगा ना, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर रहता है और ये प्रोटीन कोटिंग ही तो है, तो एक्चुअली साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया ना। तो अगर फर्स्ट चॉइस आए सिमिलर तो आप वो आंसर लगाना, बट अगर ये नहीं हो तो आप लिख देना सेकेंड बेस्ट चॉइस हो जाएगी स्मॉलर देन वायरस, बट पहली चॉइस यही होगी। वायरॉइड्स तो डेफिनेटली स्मॉलर देन वायरसेस हैं ही, क्योंकि प्रोटीन नहीं और प्रोटीन मेजर पार्ट बनाता है, राइट। सो कॉज सम सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे एक डिजीज का नाम मैं यहां लिखती हूं जो एनिमल्स में होती है, मैड काउ डिजीज बोलते हैं, गाय पागल हो जाती है, उसकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसे कहते हैं बोवाइन, यानी बहुत सारे कैटल्स में होती है, मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल्स। स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन, सॉरी एक सेकेंड, यहां आपको दिखेगा नहीं तो मैं इसको चेंज करती हूं, लेट मी रब दिस, बोवाइन, स्पॉन्जीफॉर्म, एनकेफेलोपैथी, स्टूडेंट्स एनकेफेलाइटिस मतलब हम बात ही करते हैं ब्रेन की, सो न्यूरोलॉजिकल है, इसे BSE भी कहते हैं शॉर्ट में, सो मैड काउ डिजीज या BSE, राइट। आप इसको नोट करिए, फिर हम एक डिजीज का नाम और लिखते हैं, एक और डिजीज का नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमन। एनसीईआरटी में इसको कैसे लिखा हुआ है, CR जेकब डिजीज, सो क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज, सो CR यहां से ले लिया है और जेकब डिजीज, राइट। सो दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन या प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स। तो बेसिकली अगर सिर्फ RNA इन्फेक्शियस है, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं है, बस RNA का बना हुआ है तो वायरॉइड, अगर सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो प्रेयॉन्स, और अगर RNA या DNA प्लस प्रोटीन्स हैं तो वायरस बन गया, और वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। तो वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स तीनों को ही, प्लस ऑफ कोर्स लाइकन्स, चारों को ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। नाउ इसके बाद मुझे आपको सिर्फ 2 टर्म्स और लिखवाने हैं, और पहला है इसमें से स्टूडेंट्स साइनोफेज, मैं स्टार बना देती हूं, साइनोफेज, और एक टर्म मैं आपको लिखवाऊंगी माइकोफेज। बताइए क्या मतलब होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो साइनोफेज क्या होगा, वायरसेस विच इन्फेक्ट, बोलिए क्या लिखूं, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोवर्ड फंगस के लिए यूज करते हैं, सो वायरसेस इन्फेक्टिंग फंजाई। नाउ साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रुप में ही आता है, हमें पता है, मोनेरा में ही आता है। बैक्टीरियल वायरसेस जनरली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो ये भी मोस्टली क्या होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरियोफेज की तरह, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर क्या करना है, यहां बस डबल स्ट्रैंडेड सेम रहने देना है, RNA लिख देना है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो याद रखना बड़ा आसान है, साइनोफेज तो याद हो ही जाएगा हमको, बैक्टीरियोफेज की तरह है। टोबैको मोजाइक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वायरॉइड में जो डिजीज हमने पढ़ी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो साइनोफेज में भी डबल स्ट्रैंडेड DNA, और माइकोफेज में हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड RNA। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियॉन्स को अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में ये न्यू चीज एडेड है। साथ में एनसीईआरटी में डाइनोफ्लैजिलेट का और स्लाइम मोल्ड का एक
डायग्राम एडेड है, उसको आप देख लीजिएगा, या यूट्यूब पे जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट क्लास 11th एंड 12th हम लोगों ने डाले हुए हैं ई2s की तरफ से, उस पर आप देख सकते हैं। विद दिस वी कंप्लीट फाइनली द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम इसके ढेर सारे एमसीक्यूज, ताकि हमें समझ आए कि इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। सो कम प्रिपेयर्ड बिकॉज वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।